लास्ट टाइम हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था? चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया था यार, कुछ टॉपिक रहता था। पॉइसन ब्रैकेट आ रहा था ना कुछ एग्जाम, अभी कुछ टॉपिक आखिर का रह गया था कुछ, एक मिनट में बता रहा हूँ। ये 5.6 करा दिया था मैंने, एग्जाम्पल नंबर 5.6, शो दैट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल। हैं जी, ये कराया था इक्वेशन ऑफ मोशन, ये कराया था इक्वेशन ऑफ मोशन इन पॉइसन ब्रैकेट। हैं तो असल में पॉइसन ब्रैकेट तो इस ये वाला एग्जाम्पल तो करा दिया, कम से कम 5.5 तो करा दिया था कि है ना, सिंपल सेंटर फोर्स मोशन में आपने इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालना है। अब ये मैंने कराया था नहीं कराया था मुझे याद नहीं। ये कंप्लीट कर लिया था, ये चैप्टर नहीं कंप्लीट किया था ये जी। चले मैं यहाँ से नहीं किया था ना, बस ये मैं यहाँ से कर लेता हूँ। पॉइसन ब्रैकेट देखिए मैंने बताया था ना आपको कि दो फंक्शन के दरमियान जो पॉइसन ब्रैकेट होता है कि एफ और जी दो फंक्शन है, तो हम जो है पॉइसन ब्रैकेट हम ये कहते हैं कि ये तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन चले गया, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास हमने दो फंक्शन है, तो इसमें से एक फंक्शन को क्यू कह दिया है, कैपिटल एफ को क्यू कह दिया और कैपिटल जी को एच कह दिया। तो दिस इज द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ क्यू जे एंड एच अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। इट विल बी, पहले क्या करते हैं, अब क्यू जे का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू के लिया, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू पी के माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू जे विद रिस्पेक्ट टू पी के मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू क्यू के। अब असल में चूंकि क्यू जे, जी आवाज आ रही है? तो ये डावा क्यू जे और डावा क्यू के दोनों, ये चूंकि आपको पता है ना कि या तो इसका डेरिवेटिव या वन होगा, कब होगा, जब जे इज इक्वल टू के हो जाए, सही है। तो इसलिए तो ये वन हो जाएगा, तो यहाँ पर जब जे इज इक्वल टू के लिखेंगे तो यहाँ पर ये डावा एच अपॉन डावा पी के बिकम डावा एच अपॉन डावा पी आई, समझ, या पी जे, समझ, जैसे होता है ना डावा क्यू जे का डावा क्यू जे से डेरिवेटिव वन होगा, अदरवाइज ये जीरो जब आई व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू। अच्छा, लेकिन क्यू जे और पी के जो चूंकि इंडिपेंडेंट मोमेंटम कोऑर्डिनेट और जनरलाइज कोऑर्डिनेट, दे आर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, तो इनका आपस में डेरिवेटिव जीरो होगा, तो इसलिए सेकंड टर्म जो है यहाँ पर जीरो हो जाएगा। और हमें पता है कि ये हैमिल्टन इक्वेशन में कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू एच जो है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू पी जे किसके बराबर होता है, क्यू जे डॉट के बराबर होता है, सही है। कि पार्शियल हैमिल्टन का डेरिवेटिव लें मोमेंटम से, तो वो बराबर होता है जनरलाइज वेलोसिटी के क्यू जे डॉट के बराबर होता है। तो वो हमने ये प्रूव कर दिया कि क्यू जे और एच का हैमिल्टन पॉइसन ब्रैकेट जो है वो पी जे डॉट के बराबर है, सही है। तो अब इसमें ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो अब आइए, जैसे हमने लास्ट टाइम हमने कहा कि अब ये कैनोनिकल इनवेरिएंस ऑफ पॉइसन ब्रैकेट की बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो आपको मालूम है, जैसे हमने कहा था, एफ कॉमा जी, जी का पॉइसन ब्रैकेट लें, इट विल बी इक्वल टू, अच्छा ये जैसे हम याद है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा था, तो उसमें ये था कि हमने कहा था कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता था कि स्मॉल क्यू स्मॉल पी से एक ओल्ड कैनोनिकल वेरिएबल्स है और दूसरा न्यू वेरिएबल्स है कैपिटल क्यू और कैपिटल पी का, सही है। ये दो, एक ओल्ड वेरिएबल है, एक न्यू वेरिएबल है। अगर आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट यानी कि ये पॉइसन ब्रैकेट निकालें ओल्ड कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करते हुए स्मॉल क्यू और स्मॉल पी से, इसी तरह से आप सेम फंक्शंस का पॉइसन ब्रैकेट निकालें न्यू कोऑर्डिनेट से, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज द पॉइसन ब्रैकेट of capital F comma G with respect to old coordinate, it is equal to Poisson bracket of F comma G with respect to new coordinate capital Q and P, सही है। तो क्योंकि हैमिल्टन इक्वेशन भी इनवेरिएंट रहता है, तो पॉइसन ब्रैकेट आर कैनोनिकल इनवेरिएंट, इसके मानी ये है, सही है कि
अच्छा, ये एक एग्जाम्पल है कि तो अब मिसाल के तौर पे हमें कहा गया एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ कैपिटल Q इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल q एंड स्मॉल p, वेयर दिस इज कैपिटल P। ये क्या है? कैपिटल P है, लग रहा है स्मॉल p है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? कैपिटल P। दूसरी इक्वेशन जो है आपके पास, कैपिटल P इज इक्वल टू कॉस इनवर्स P e टू द पावर Q। तो ये कहा जा रहा है शो करें कि दिस इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो किसी भी आपने न्यू वेरिएबल को इन टर्म ऑफ ओल्ड वेरिएबल लिखा है, स्मॉल q स्मॉल p के टर्म में कैपिटल Q को लिखा है, इसी तरह कैपिटल P इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल p एंड q। तो दिस इज बेसिकली कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कब होगा? कि जब इनका अगर आप Q और P का हम पॉइसन ब्रैकेट, एक तो ये आपको पता है कि Q जो पॉइसन ब्रैकेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि F, F जो है जीरो होता है पॉइसन ब्रैकेट, G जो है जीरो होता है, सही है। लेकिन आप Q और P का पॉइसन ब्रैकेट निकालें। अब देखिए, चूंकि Q जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल q एंड P, तो Q P का पॉइसन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पॉइसन ब्रैकेट, द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ कैपिटल Q, P, it will be equal to partial derivative of capital Q with respect to small q multiplied by partial derivative of capital P with respect to small p minus partial derivative of Q with respect to small p multiplied by partial derivative of P capital P with respect to। तो हमने पॉइसन ब्रैकेट के डेफिनेशन इस्तेमाल कर लिया विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड कोऑर्डिनेट, सही है, क्योंकि कैपिटल Q और कैपिटल P जो है यहाँ पर ओल्ड कोऑर्डिनेट है, तो इसलिए दे आर फंक्शन ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट, ये न्यू कोऑर्डिनेट है, फंक्शन ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट है, तो इसलिए आपने पॉइसन ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड कोऑर्डिनेट लगाया। अब आप क्या करेंगे? देखिए, कैपिटल Q मालूम है, P मालूम है, तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव Q का विद कैपिटल Q का विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q आप कैलकुलेट करें, यहाँ से कैपिटल Q आपके पास ये दिया हुआ ना, यहाँ से इससे आप कैपिटल Q का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q निकालें और इस तरह स्मॉल p निकालें। तो आपको पता है ये ब्रैकेट है, तो पावर लॉ लगाएंगे ना, पहले आप पावर लॉ के तहत क्या हो जाएगा? हाफ लिखेंगे और यहाँ ब्रैकेट जो हाफ है -1 करेंगे तो प्लस हाफ माइनस हाफ हो जाएगा, सही है। तो इसलिए देखिए, और फिर इनर फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ से Q के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन -2 के मल्टीप्लाइड बाय -2 आ जाएगा। -2 Q का डेरिवेटिव -2 है, तो इसलिए आप यहाँ से देखिए ये आएगा डावा Q अपॉन स्मॉल q इज इक्वल टू e टू दी पावर -e⁻²q डिवाइडेड बाय, जब 2 और हाफ आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। Q से कैपिटल Q के जो इक्वेशन है उससे आपने स्मॉल q के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव निकाला, फिर कैपिटल Q का P के लिहाज से आप निकालेंगे तो ये होगा। इस तरह से कैपिटल P का स्मॉल q से डेरिवेटिव निकालें पार्शियल, और इसका कैपिटल P का स्मॉल p से पार्शियल डेरिवेटिव है। इन तमाम पार्शियल डेरिवेटिव को जब इस पॉइसन ब्रैकेट के राइट हैंड साइड पे आप जब लिख देंगे तो इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे ये सब कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। तो अगर क्या हो Q और P का पॉइसन ब्रैकेट 1 हो जाए और Q तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कैनोनिकल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम क्या कहते हैं? कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक रिजल्ट है, इसी को करते हुए एक एग्जांपल भी आप क्वेश्चन के आगे, बस मैं इस चैप्टर को यहाँ पर वाइंड अप कर रहा हूँ। तो मैं कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दूं इसकी एक्सरसाइज में। क्वेश्चन याद है आपको? मैंने क्वेश्चन 3 दिया था, ये जनाब याद है? हेलो, क्वेश्चन 3 ये पहले से दे चुका हूँ। हाँ, अब इसमें देखें, इस पॉइसन ब्रैकेट के क्वेश्चन मौजूद हैं। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अभी जो क्वेश्चन किया ये वही है। क्या शो करना है? द ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल। तो आपने वही जैसा भी किया ना, कंप्यूट द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ कैपिटल Q एंड कैपिटल P, इसका पॉइसन ब्रैकेट निकालें, इसको साबित कर दें किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो इसके मानिए ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये क्या होगा? और तो क्वेश्चन 9 भी करना है इसमें, और क्वेश्चन 10 देखिए, क्वेश्चन 10 भी आपने करना है। तो 3, 9, 10 ये आप जो है ये असाइनमेंट है आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन है। और मैंने अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आपने देखा मैंने एक किताब शेयर की है, जस्ट जी एक बुक शेयर की थी व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो उसमें से चैप्टर 12 और चैप्टर 13 में देखिएगा, चैप्टर 12 में लैग्रांजियन मैकेनिक जो हमने यहाँ चैप्टर 4 किया चाहो की किताब में, तो उसमें चैप्टर 12 में सॉल्व एग्जाम्पल दिया है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके सोल्यूशन दिया हुआ है। तो वो आप चैप्टर 12 और चैप्टर 13 के सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, सही है।
तो ये इससे मैं एग्जाम में ये सब पूछ सकता हूँ क्वेश्चन। उस किताब से भी मैं वो बुक का नाम मैं आपको बता देता हूँ। वो बुक जो मैंने शेयर किया वो मैं भी आपको शो भी कर दे रहा हूँ। जस्ट मिनट पहले आपको शो कर देता हूँ। ये किताब नजर आ रही है? चेंज हुआ कुछ? ये जो बुक है सोल्यूशन मैनुअल के नाम से, सही है। सोल्यूशन मैनुअल की ये किताब है, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दिया है। तो इसमें चैप्टर 12 देखिए, चैप्टर 12 और 13 जो है, ये हम जो चैप्टर 4 और 5 किया था उसके मुनासबत से ये चैप्टर्स हैं। तो इसमें लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो ये हमने वो हमारे यहाँ चैप्टर 4 था चाव की किताब में। तो ये आपने इस चैप्टर 12 ये और हैमिल्टन इक्वेशन जो है ना हमारे पास, हमने जो पढ़ा है अभी चैप्टर 5 में, तो वो चैप्टर 14 है। 12 और 14 करना, 13 को नहीं करना। 13 है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन मैंने पढ़ा है, लेकिन इसमें खैर ये नहीं करना। चैप्टर 12 और चैप्टर 14 के जो सॉल्व एग्जाम्पल है इस किताब के गैरोगरी के, उसमें से आपने इस सॉल्व एग्जाम्पल में से ये आप कर लीजिएगा। इसमें सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं मैं चैप्टर नंबर 4 और 5 के बाद मैं अगले चैप्टर पे मूव करूंगा। अभी वो कहाँ चला गया? जस्ट क्या भी किताब कहाँ चली गई? दोबारा हम उस किताब में वापस जाना जा रहे हैं। 1 मिनट, वो किताब आगे चली गई है। ये इसमें दोबारा हम आ गए उस किताब में, देखें नहीं आए। 1 मिनट में अभी दोबारा से कर रहा हूँ। चलो हम दोबारा से जाते हैं। ये अब आ रहा है? चाव की किताब बुक नजर आई? अब जाई चाव की किताब, ये चाव की बुक इसमें हमें चैप्टर नंबर 5 में जाना है। तो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में बेसिकली हमने लैग्रांजियन मैकेनिक्स और क्लासिकल हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स ये दोनों हमने कर लिया चैप्टर 4 और 5 में। अब हम जाएंगे चैप्टर नंबर 6 विच इज द एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर मोशन ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन। इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स मोशन में या टू बॉडी प्रॉब्लम जैसे होता है ना भाई, सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव करें, तो इसको क्या कहते हैं हम? सेंट्रल फोर्स मोशन कहते हैं, सही है। ये नजर आ रहा है ये चैप्टर आपको, चैप्टर 6। तो इसमें मैं जाऊंगा, चैप्टर 6 कहाँ पर है? 100 यहाँ क्यों नहीं है? हाँ 160 70 पे जाते हैं, चैप्टर 6। तो आज हम सेंट्रल फोर्स मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे तो आपका पूरा एक सेमेस्टर है स्पेस फ्लाइट डायनेमिक्स। स्पेस फ्लाइट डायनेमिक्स में समझ लिया सेंट्रल फोर्स मोशन, जैसे सैटेलाइट जमीन के गिर्द मूव करता है तो वो भी एक सेंट्रल फोर्स मोशन होता है, मोशन अंडर दी सेंट्रल फोर्स कहते हैं, सही है। जैसे सैटेलाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं? जमीन के अराउंड में मूव करते हैं ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो उसको हम सेंट्रल फोर्स मोशन। इसी तरह जितने भी प्लैनेट्स हैं, ऑल द प्लैनेट्स दे आर मूविंग अराउंड द अर्थ, तो इसको हम क्या कहते हैं? मोशन अंडर ये सेंट्रल फोर्स। सन की ग्रेविटी की वजह से ऑल द प्लैनेट्स दे आर मूविंग टुवर्ड्स अराउंड द सन, सही है। तो उसको हम क्या कहते हैं? मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। तो चूंकि वैसे तो नेचुरली आपको पता है कि 8 प्लैनेट्स हैं और 8 प्लैनेट्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, लेकिन हम क्या करते हैं कि टू बॉडी प्रॉब्लम को ज्यादा कंसीडर करते हैं। वैसे तो आप देखें तो नेचुरली हमारा सोलर सिस्टम जो है इट इज 8 बॉडी प्रॉब्लम, सही है।
बल्कि 9 बॉडी एक सन को मिला दे तो ये 9 बॉडी हो जाते हैं, सही है। लेकिन वो उसको 2 बॉडी प्रॉब्लम का हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन मालूम है, इवन 3 बॉडी प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन मालूम है, जो कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड सोल्यूशन मौजूद है। 3 बॉडी प्रॉब्लम कैसा होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, तो उसके ये 2 बॉडी प्रॉब्लम हो गया, सन है एक और जमीन है, और जमीन के अराउंड जो है मून मूव कर रहा है, तो ये 3 बॉडी प्रॉब्लम हो गया, समझ रहे। इसी तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ, एंड उसके बीच में आपको पता है कि मून भी मौजूद है, तो ये 3 बॉडी प्रॉब्लम भी होता है। तो वैसे तो प्लैनेट्स मोशन हम कह सकते हैं इट इज अ 9 बॉडी प्रॉब्लम, लेकिन हम आसानी के लिए थ्योरी जो है 2 बॉडी प्रॉब्लम के लिए होती है। बहुत स्पेशल केस में वी स्टडी 3 बॉडी प्रॉब्लम। 2 बॉडी प्रॉब्लम समझ में आ गया ना आपको क्या होता है, सही है। तो 2 बॉडी प्रॉब्लम को समझाने के लिए हम ये अज्यूम करें देयर आर 2 मासेस, 2 बॉडी, 2 पार्टिकल या दो मासेस हैं, जिसका एक का मास m1 है और एक का m2 है। तो लेट ये ग्राफ समझ लें, दैट स्मॉल m1 इज द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड स्मॉल m2 इज द मास ऑफ द सेकंड बॉडी। तो आपको पता है वी एसोसिएट ए पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। समझ लें ये x y एक्सिस है, x एक्सिस है, y एक्सिस xy प्लेन है। तो r1 क्या हो जाएगा, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1, और r2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m2। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये स्मॉल r1 r2 जो है दैट इज द पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कहेंगे, ओके कह देंगे, सही है, क्लियर। और इसके बाद हम ये कहते हैं दोनों जो मास है इनके बीच में एक सेंटर ऑफ मास होगा, सही है। आपने पढ़ा होगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। दोनों जब मासेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो इनके सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो CM क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, सेंटर ऑफ मास को, सही है। ये आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ये CM क्या होगा, CM कहेंगे, देखिए इनको जब ज्वाइन करेंगे ना दोनों मासेस को, तो इनके बीच में एक पॉइंट होगा, तो उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे निकालते हैं, लेट कैपिटल R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इट इज कैपिटल R इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए आप मास m1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 है, मास m2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, r2 है। तो हम कहते हैं कैपिटल R इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं कि कैपिटल R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सही है। तो कैपिटल R जो है पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का। अब इसमें अब एक मैं स्मॉल r भी कह रहा हूं, स्मॉल r देखिए क्या है, लेट्स सी। इस ग्राफ में देखें, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि देखिए ये स्मॉल r1 r2 है, ये r2 है, r1 है, सही। ये वेक्टर क्या है, OM1 किसके r1 के बराबर है, OM2 क्या है, r2 के बराबर है। और एक वेक्टर जो कि m2 से स्टार्ट हो और m1 में जाके इसको स्मॉल r1 कहेंगे। तो हेड एंड टेल रूल के तहत बताइए, आप ये कहेंगे r2 प्लस r1 इज इक्वल टू r2 प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू r1 हो जाएगा, या कहेंगे आप स्मॉल r वेक्टर इज इक्वल टू r1 माइनस r2। ये क्लियर है बात, यानी कि ये जो स्मॉल r वेक्टर है दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m2, या आप ये भी कह सकते हैं स्मॉल r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1 विद रिस्पेक्ट टू मास m2। ये बात समझ में आ गई। स्मॉल r को क्या कहेंगे आप, स्मॉल r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1 विद रिस्पेक्ट टू m2। तो स्मॉल r जो है इट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताया मैंने, r2 माइनस, जैसे ये ना r2 माइनस r1 हो जाएगा, सही। तो ये एक तो इंपॉर्टेंट चीज है कि स्मॉल r जो है विच इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1 विद रिस्पेक्ट टू m2, जबकि r1 और r2 जो पोजीशन वेक्टर हैं वो मास m1 का और m2 का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जबकि कैपिटल R क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का। तो ये मुख्तलिफ पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो अब नाउ वी विल सी व्हाट विल बी द रिलेशनशिप अमंग दीज पोजीशन वेक्टर। ये मुख्तलिफ
रेफरेंस फ्रेम के लिहाज से, मुख्तलिफ पॉइंट के लिहाज से ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो जैसे अभी हमने कहा था कि कैपिटल आर विच इज द पोजीशन वेक्टर of the center of mass, it is equal to m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 6.1। अब देखिए इक्वेशन नंबर 6.1 के बाद हम अगर फर्ज कर लें कि कैपिटल आर जो कि पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का, किसके लिहाज से, ओरिजिन के लिहाज से, ओ के लिहाज से, जैसे ये कहा था ना हमने, ओ के लिहाज से। ये क्लियर है, सही, ओ के लिहाज से है। तो अब इसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर फर्ज कर लें कि ये जो ओ है ये सेंटर ऑफ मास ओरिजिन बन जाए, अगर क्लियर, अगर सेंटर ऑफ मास क्या बन जाए, ओरिजिन ओ बन जाए। आप फर्स्ट के लिए यहाँ पर आप एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस डिफाइन कर दें। इफ यू चूज सेंटर ऑफ मास एट ओरिजिन तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर 6.1, तो ये दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो आपके पास ये आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास आपने यानी कि सेंटर ऑफ मास को अपना ओरिजिन अगर आप चूज कर लिया है तो कैपिटल आर जो है वो 0 हो जाएगा। तो लिहाजा राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 होगा तो m1 प्लस m2 कांस्टेंट है, तो ये यहाँ आके डिवाइड होके मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो रहा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप आ गई। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा समझ लिया मैं। अच्छा, जब मैं ये कहूंगा ना कि सीएम मेरा ओरिजिन हो गया, तो एक तो मैंने कहा कि जैसे इस फिगर को देखिए, अब मैं क्या कह, जब जैसे ही मेरा ओरिजिन जो है सीएम होगा तो स्मॉल r1 जो है, अब ये देखिए सीएम से m1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 प्राइम है। r1 prime is the position vector of mass m1 from cm. इस तरह से r2 prime is the position vector of mass m2। तो अब चूंकि जब इसको ओरिजिन आप बनाएंगे ना, जब, तो यहां से r1 इज इक्वल टू r1 प्राइम हो जाएगा और r2, तो बालफा दे देगा। जब हम इसको ओरिजिन बनाएंगे तो हम ये कहेंगे इक्वेशन नंबर 6.1 से हम चेंज नहीं, हमने क्या किया, पहले बात तो कैपिटल आर मैंने कहा कि वो 0 हो जाएगा, लेकिन r1 जो है r1 प्राइम हो जाएगा और यहाँ पर जो r2 वेक्टर है वो r2 प्राइम हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो r2 प्राइम इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस m1 अपॉन m2 इंटू r1। इसी से आप r1 प्राइम को r2 प्राइम के तौर पे भी लिख सकते हैं, सही है। तो r2 प्राइम की वैल्यू आ गई। अभी हमने कहा था, अब देखिए स्मॉल आर वेक्टर जो है वो स्मॉल आर वेक्टर इन टर्म ऑफ r1 प्राइम और r2 प्राइम हम लिखेंगे। देखिए जैसे स्मॉल वेक्टर को हमने कहा था कि स्मॉल वेक्टर इट इज इक्वल टू स्मॉल r2 माइनस स्मॉल r1, लेकिन अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ये है, ये u वेक्टर है। अब r2 प्राइम को अगर नेगेटिव कर देना तो आप स्मॉल r जो है इट विल बी इक्वल टू r1 प्राइम माइनस r2 प्राइम होगा। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है ये नजर आ रहा है या और बड़ा करूं, ये देखिए मैं स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो गया, r1 प्राइम माइनस r2 प्राइम। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो यहाँ पर माइनस r2 प्राइम है, इसकी जगह पे मैंने जो है r2 प्राइम पे वो रिप्लेस कर दिया है माइनस m1 अपॉन m2 r1 प्राइम से, सही है। तो इससे क्या होगा, ये इक्वेशन आ गई कि r1 प्राइम प्लस ये यहाँ माइनस और एक ये माइनस, दोनों माइनस प्लस हो गया 6.2, हमने इस वाली इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया, r2 प्राइम इज रिप्लेस बाय इक्वेशन नंबर 6.2। तो ये आपके पास ये वैल्यू है। अब इसमें आप क्या करें, r1 प्राइम r2 प्राइम कॉमन ले लें तो ये आ गया। तो इस तरह से आपने देखा स्मॉल r इट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m2, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m2 into r1 प्राइम। तो
तो यहाँ आप ये कहेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन R1 प्राइम इज इक्वल टू M2 अपॉन M1 प्लस M2 R। तो इक्वेशन नंबर 6.3 आ गया। इसी तरह से अगर हम जो है 6 जैसे यहाँ पर से अगर R1 निकालेंगे, R1 प्राइम किसके बराबर हो जाएगा, माइनस M2 अपॉन M1 R2। तो वो अगर आप रखेंगे तो R2 प्राइम की वैल्यू भी आ जाएगी। तो R1 प्राइम बराबर है M2 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय R। इसी तरह से और R2 प्राइम जो सिमिलरली इट कैन बी प्रूव कि R2 प्राइम जो है इट विल बी इक्वल टू माइनस M1 अपॉन M1 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 R। तो इक्वेशन नंबर 6.3 और 4 जो है मैंने R1 प्राइम R2 प्राइम को इन टर्म ऑफ स्मॉल r लिखा है। स्मॉल r इज द पोजीशन वेक्टर बिटवीन टू मासेस, या हम ये कहते हैं स्मॉल r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1 विद रिस्पेक्ट टू मास m2। स्मॉल r सही, इसका मैग्नीट्यूड बहकर दोनों मासेस के दरमियान डिस्टेंस को शो करेगा स्मॉल r। तो हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 6.3 6.4 जो है हम 6.3 से R1 प्राइम कैलकुलेट करते हैं और इस इक्वेशन नंबर 6.4 से R2 प्राइम। अब चूंकि अभी जैसे हमने फिगर से देखिए, इस फिगर से कि स्मॉल r1 इट इज इक्वल टू कैपिटल R1 प्लस R1 प्राइम, सही है। तो यहाँ से इस फिगर से क्या पता चल रहा है कि स्मॉल r1 वेक्टर इट इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस R1 प्राइम। ये R1 प्राइम यहाँ थोड़ा सा ये R1 मिसिंग है। ये क्या है आपके पास, ये है दिस इज R1 प्राइम। तो स्मॉल r1 इट इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r1 प्राइम। इसी तरह से आप कहेंगे कि स्मॉल R2 जब आप निकालेंगे तो ये जो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्मॉल r2 जो है ये अभी हम निकाल, ये जो हमने कहा स्मॉल r1 इज इक्वल टू कैपिटल R1 R प्लस R1 प्राइम, सही है। ये बहुत आसान है कि स्मॉल r1 इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस R1 प्राइम, जबकि R2 इट विल बी इक्वल टू कैपिटल R प्लस R2 प्राइम। तो ये देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 6.5 लिखा जा रहा है कि स्मॉल R1 इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस R1 प्राइम। अब जो R1 प्राइम की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 6.3 में निकाली थी वो इसमें ले जाके इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसमें से R1 आ जाएगी इक्वेशन के स्मॉल r1 इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M1 R। इस तरह से कैपिटल स्मॉल r2 इट इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस R2 प्राइम। ये इक्वेशन नंबर 6.4 को मैं R2 प्राइम से इसको रिप्लेस करते दिए, तो इक्वेशन नंबर 6.5 और 6.4 हमारे पास ये आ गई। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें मालूम है कि लैग्रांजियन और दो मासेस हैं। लैग्रांजियन हम कैसे निकालेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1 विच इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर। तो आपने लिख दी फर्स्ट टर्म क्या है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1 हाफ m1 r1 डॉट स्क्वायर लिख दिया। फिर सेकंड टर्म क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड मास m2 पे माइनस पोटेंशियल फंक्शन which depend on स्मॉल r। स्मॉल r का फंक्शन होगा, लेकिन स्मॉल r इज इक्वल टू क्या था, r1 माइनस r2। तो v इज अ फंक्शन ऑफ r1 माइनस r2। ये फंक्शन का निशान है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। पोटेंशियल फंक्शन डिपेंड्स ऑन स्मॉल r इज इक्वल टू r1 माइनस r2 है। एनीवे, तो अब देखिए कि यहाँ से इक्वेशन नंबर 6.5 से बताइए r1 डॉट जो है ना, r1 डॉट स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6.1 से बताइए r1 डॉट स्क्वायर किसके बराबर होगा, r1 जैसे यही से देखें r1 डॉट विल बी इक्वल टू कैपिटल R1 प्लस R1 डॉट, सही है। तो इसलिए R1 डॉट स्क्वायर जो है ना, फर्स्ट टर्म जो ये 6.7 का आप निकालेंगे तो इट विल बी कैपिटल R स्क्वायर प्लस R1 डॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर M1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास ये आ जाएगा, फर्स्ट टर्म इक्वल हो जाएगा M1 कैपिटल R डॉट स्क्वायर प्लस हाफ M1 R1 डॉट स्क्वायर। फिर इसी तरह से जब M2 R2 डॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा हाफ
m2 r डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 r डॉट स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर भी जब r1 डॉट स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म ऑफ कैपिटल R लिखेंगे तो हमारे पास एक टर्म आएगी कैपिटल हाफ m1 r कैपिटल R डॉट स्क्वायर। चलो मैं लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ एक स्टेप में। देखिए एल क्या लैग्रांजियन है। अब मैं r डॉट स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6.1 से कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इट विल बी इक्वल टू हाफ स्मॉल m1, और यहां पर मैं लिख रहा हूं r1 डॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या बता रहा हूं कि मैं आपके पास हो जाएगा, मेरा समझ लीजिए कैपिटल R डॉट स्क्वायर प्लस R1 डॉट R1 प्राइम डॉट स्क्वायर। सही है। फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, ये मैंने फर्स्ट टर्म लिख दिया यूजिंग इक्वेशन नंबर 6 पॉइंट। फिर प्लस लिखेंगे हाफ m2। फिर इसी तरह से आपके पास ये आपके पास आ जाएगा R डॉट स्क्वायर कैपिटल R डॉट स्क्वायर, ये कैपिटल R है। फिर प्लस ये वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 6.6 को इस्तेमाल करते हुए लिख रहा हूँ R2 प्राइम का स्क्वायर और ये माइनस v। तो ये गोया मैंने इक्वेशन नंबर 6.7 में मैंने इक्वेशन नंबर 6.5 से तहत ये वाली टर्म R1 को मैंने इस कैपिटल R प्लस इससे जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो R1 डॉट स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी, इसी तरह से R2 डॉट स्क्वायर की ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म आएगा ना हाफ m1 r डॉट स्क्वायर, और यहाँ से सेकंड टर्म क्या आएगा हाफ m2 r डॉट कैपिटल R डॉट स्क्वायर। तो इसमें से R डॉट स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हाफ स्मॉल m1 प्लस स्मॉल m2 r डॉट स्क्वायर। क्लियर। और बाकी ये देखिए बाकी ये दो टर्म जो है ये बाकी दो टर्म जो आएंगे यहाँ से हम हाफ m1 r1 डॉट स्क्वायर ये मौजूद है हाफ m1, लेकिन ये जो कैपिटल M लिखा गया है ना कैपिटल M समझिए ये क्या है दैट इज स्मॉल m1 प्लस m2। वैसे आप करेंगे कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हाफ m1 प्लस m2 कैपिटल R डॉट स्क्वायर। वो m1 प्लस m2 का आपने m1 स्मॉल m1 प्लस स्मॉल m2 को आपने कैपिटल M कहते हैं दैट इज द टोटल मास और द सम ऑफ द मास ऑफ टू बॉडी। क्लियर। तो ये इक्वेशन नंबर 6.8 एक्चुअली गिव्स द लैग्रांजियन ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम। सही है। तो आपने टू बॉडी प्रॉब्लम का आपने लैग्रांजियन लिख दिया है। तो इसमें खास तौर पे अगर आप ये इक्वेशन देखें जो इक्वेशन नंबर 6.1 लिखा है और 6.7 में क्या फर्क है, यहाँ पर जो इक्वेशन आपने एल लिखा है लैग्रांजियन जो लिखा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखा है, यहाँ पर आपने इसको चेंज कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो इक्वेशन नंबर 6.8 जो है इट इज द लैग्रांजियन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसलिए सेंटर ऑफ मास के लिहाज से है। तो यहाँ पर जो है कैपिटल R आया R1 प्राइम R2 प्राइम, ये ओरिजिन के लिहाज से। तो ये दोनों बुनियादी फर्क है इक्वेशन नंबर 6.7 और 6.8 में। तो आपने लैग्रांजियन लिख दिया है। अब इसमें तो होता क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि जस्ट मिनट, अब ये कह रहे हैं कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 6.3 एंड 6.4 and substituting into equation number 6.8। देखिए 6.3 में आपने याद है कि R1 प्राइम की वैल्यू दी हुई है और 6.3 में क्या 6.4 में R2 प्राइम। तो या 6.3 या 6.4 देखें, जैसे अभी मैंने कहा
यहाँ से 6.3, जस्ट 6.3 देखें, ये ऊपर थी 6.3, दिस इज इक्वेशन नंबर 6.3 विच इज r1 प्राइम। तो यहाँ से जब r1 प्राइम वेक्टर है तो इसका पोजीशन वेलोसिटी वेक्टर निकालेंगे तो आप लिखेंगे r1 डॉट प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 अपॉन m1 प्लस m2 r डॉट, स्मॉल r डॉट, सही है। तो यहाँ से आपने पोजीशन टाइम डेरिवेटिव निकाला इक्वेशन नंबर 6 पॉइंट, यानी यहाँ से आप r1 डॉट स्क्वायर जो होगा r1 प्राइम डॉट स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू m, यानी कि m2 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और r डॉट स्क्वायर। इस तरह से इक्वेशन नंबर 6.4 से r2 प्राइम डॉट स्क्वायर आप निकालें, वो दोनों को ले जाके इक्वेशन नंबर 6.8 में सब्स्टिट्यूट करें, सही। तो ये थोड़ा सा काम कीजिएगा आप, ये r1 प्राइम डॉट स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6.3 से निकालें। इस तरह से इक्वेशन नंबर 6.4 से r2 प्राइम डॉट स्क्वायर की वैल्यू वहां से निकालें, और वो वैल्यू जब इसमें ले आके आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये आप कर लेंगे। हाँ, अभी वो असल में पैड नहीं लगाया, मतलब मैं प्रूफ, तो ये प्रूफ कर लीजिएगा, क्लियर। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए मैं बस हिंट देके छोड़ दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ देखिए एल है ना आपके पास, फर्स्ट एल इज इक्वल टू, चलो मैं हिंट देके छोड़ दे रहा हूँ, बाकी आप इसको प्रूव कर लीजिएगा कैसे करना है। देखिए ये तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आपने लिखा, कैपिटल एम, फर्स्ट टर्म एज इट इज। अब देखिए ये जो हाफ m1 है ना, ये आपके पास m1, अब मैं इक्वेशन नंबर 6.3 से r1 प्राइम डॉट स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6.3 में देखिए ये है ना आपके पास 6.3, तो यहां से देखिए r1 डॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू m2 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर r स्क्वायर, तो ये m2 ओवर, जस्ट मिनट, तो यहां से मैं लिखूंगा m2, जस्ट मिनट, m2, ये बस स्टेप करके फिर आप ये खुद m2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पर आ जाएगा m1, ये m1 प्लस m1 प्लस m2 स्क्वायर, और यहां पर क्या आएगा स्मॉल r डॉट स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर समझ लें, ये 6.3 से r1 प्राइम डॉट स्क्वायर की वैल्यू मैंने रख दी। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 6.4 से r2 प्राइम डॉट स्क्वायर की वैल्यू आप रखेंगे हाफ, ये स्टेप आप लोग नोट कर लें, ये फिर तब आएगा 6.9। 6.4 देखिए क्या है, 6.4 ये r2 प्राइम, तो यहाँ से क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, m1 स्क्वायर r2 प्राइम डॉट स्क्वायर क्या होगा, माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 r डॉट का स्क्वायर चाहिए, तो r2 प्राइम डॉट स्क्वायर इट इज इक्वल टू m1 स्क्वायर अपॉन, तो बस m1 स्क्वायर यहाँ पर आप लिखेंगे, ये 2 है, ये बस मैं मेजर स्टेप कर दे रहा हूँ। अच्छा पहले तो फॉर्मूले में तो एक तो हाफ m2 यहाँ से मौजूद है, और वहां से इक्वेशन नंबर 6.4 से आपके पास आएगा r2 प्राइम की वैल्यू, r2 प्राइम डॉट स्क्वायर की वैल्यू m1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस ये m2 स्क्वायर
और यहाँ पर आ जाएगा r डॉट स्क्वायर, और ये माइनस v तो अपनी जगह पे रहेगा। अब ये जो ये दो जो टर्म है ना, जहाँ पर r डॉट स्क्वायर दो स्क्वायर आप कॉमन ले लें और इसका क्या करेंगे, एलसीएम लें। तो एलसीएम लेंगे तो आपको जैसे कि आपने देखा m1 प्लस m2 डॉट स्क्वायर आएगा, क्लियर। और यहाँ पर m1 m2 स्क्वायर है और यहाँ पर भी m1, इसमें से m1 m2 आप कॉमन लें तो आप देखेंगे जी में सही है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि आपके पास जो चीजें आएंगी ना वहां पर वो इस तरह से आएगा। यहाँ जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट टू टर्म में r डॉट स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो आपके पास आएगा 1/m1 प्लस 1/m2, इस तरह की चीज आएगी। तो उसको आपने ये 1/μ जो है जो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी यूँ समझ लीजिए m1 प्लस m2 जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये दोनों टर्म को आप सिंप्लीफाई करें, मैं आपको बस लिख दे रहा हूँ, सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट यू विल सी, आपके पास जो फाइनल जो सिंप्लीफाई होने के बाद आएगा वो यूं से आएगा, देखिए हाफ, देखिए मैं कर एलसीएम लेंगे ना आपके पास, तो मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट विल बी हैपन, देखिए ये तो हो जाएगा m1 m2 स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा m2 m1 स्क्वायर। तो यहाँ से मिसाल के तौर पे इन दो टर्म से आपने m1 m2 आपने कॉमन ले लिया। अच्छा, जब कॉमन लेंगे तो व्हाट विल बी हैपन हियर, फर्स्ट टर्म में आपके पास यहाँ रह जाएगा m2 तो यहाँ पर प्लस m1 होगा और साथ में ये जो होगा m2 m1, और यहाँ पर जो है ना यहाँ पर ये आपके पास है ना ये m1 प्लस m2 का स्क्वायर, m1 प्लस m2 का, ये m2 का सॉरी ये m2 का स्क्वायर। तो ये सेकंड टर्म, इन दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये आएगी, सही है। इन दोनों से आपने m1 m2 कॉमन लिया और उसके बाद चूंकि ये m2/m1 प्लस m2 r स्क्वायर है, यहाँ पर m1 अपॉन, तो उनका एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा आपके पास। तो अब यहाँ से देखिए ये m1 प्लस m2 है, यहाँ पर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, तो ये पावर जो है ये पूरी चीज से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/m1 प्लस m2, सही है। तो अब आप लिख सकते हैं m1 m2 अपॉन m1 प्लस m1 m2 अपॉन m2, तो ये आ जाएगा 1/m1 प्लस 1/m2। तो ये फाइनली ये आंसर आ जाएगा 6 पॉइंट। तो बैकअप ये 6.9 जो है आप इक्वेशन ये प्रूव कर लीजिएगा। यहाँ पर ये जो म्यू जो है ना 1/μ विच इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2, तो म्यू जो है जो कि यहाँ से जो म्यू की वैल्यू होगी तो इट विल बी, ये म्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं रिड्यूस मास। म्यू को क्या कहते हैं, ये 1/μ यहाँ से कैलकुलेट करें तो आप देखें 1/μ अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लेंगे ना आप, तो यहाँ से अगर आप करें तो ये होगा m1, एलसीएम लेंगे m1 m2, तो m1 प्लस m2, तो म्यू किसके बराबर हो गया, म्यू क्योंकि 1/μ बराबर है इस चीज के, तो मैं कह रहा हूं कि म्यू बराबर होगा m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हाँ, तो बहरकत ये म्यू को हम कहते हैं रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम। ये चूंकि दोनों मास को कंबाइन करके, अब इस फॉर्मूले में इक्वेशन नंबर 6.9 में व्हाट यू आर सेइंग के कैपिटल M तो टोटल मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन स्मॉल म्यू जो है ये अपेयर हो रहा है कि विच इज 1/μ इज इक्वल टू, इसके लिए इस म्यू को हम कहते हैं रिड्यूस मास।
क्लियर? तो वैसे अगर आप इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस मास को, और भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू की वैल्यू देखें यहाँ से क्या आएगा, ये तो दोबारा वही आ जाएगा। खैर, तो इस तरह से ये म्यू को हम क्या कहते हैं, तो हमने म्यू को हम रेड्यूस मास कहते हैं। तो टू बॉडी प्रॉब्लम में हम जो है बाज़ औक़ात, अब असल में होता क्या है कि अगर हम कैपिटल आर को हम अपना ओरिजिन मान लें, कैपिटल आर को 0 कर दें, तो इक्वेशन नंबर 6.9 जो है कैपिटल आर जो है वो आर डॉट जो है वो 0 हो जाएगा। सही है जी? हेलो, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं इस 6.9 इक्वेशन में कैपिटल आर डॉट को 0 कब मानूंगा, जब वेक्टर जब मेरा ओरिजिन जो है सेंटर ऑफ मास हो जाए, तो मेरा लैग्रांजियन जो है वो फर्स्ट टर्म लैग्रांजियन फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, आर डॉट 0 हो जाएगा। कैपिटल आर को जब आप फिक्स कर देंगे 0 के बराबर, तो आर डॉट 0 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के लिहाज से लैग्रांजियन सिंपल किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 म्यू आर डॉट स्क्वायर। सही है, माइनस म्यू। तो इस तरह से आपने देखा कि जो इक्वेशन, वैसे तो हमने शुरू में जो इक्वेशन लिखा था 6.8 या 6 लैग्रांजियन जो लिखा था हमने फॉर मास m1 और m2 लिखा था शुरू में, याद है? ये यहाँ से 6.7 से स्टार्ट हुए थे। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6.7 भी मास m1 m2 का रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इंडिविजुअल मास आ रहा है। लेकिन जब आप म्यू के टर्म में लिखते हैं तो एक ही मास अपेयर हो रहा है, म्यू अपेयर हो रहा है। तो इस म्यू को हम क्या कहते हैं, जहाँ बताया कि 1/म्यू जो है बराबर है 1/m1 प्लस 1/m2। दिस म्यू इज कॉल्ड रेड्यूस मास। रेड्यूस मास को इस्तेमाल करते हुए टू बॉडी प्रॉब्लम में हम सिर्फ एक मास इस्तेमाल करते हैं, वी डू नॉट यूज m1 और m2। तो इक्वेशन हमारे पास 6.7 जरा सिंप्लीफाइड हो जाती है। हमने सिंप्लीफाइड करके ये हमारे पास लैग्रांजियन हो गया, दैट इज द, ये जो इक्वेशन नंबर 6.1 जो है दैट इज द इफेक्टिव लैग्रांजियन फॉर टू बॉडी प्रॉब्लम। यहाँ पर मैंने जो मेरा ओरिजिन जो है वेयर आर इज द साइक्लिक, यहाँ पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कैपिटल आर जो है साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो इसलिए आर को डॉट को मैंने 0 पुट कर दिया है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आर लैग्रांजियन में आर अपेयर नहीं हो रहा, आर डॉट तो अपेयर हो रहा है। लेकिन अगर मैंने आर डॉट स्क्वायर कैसे ड्रॉप किया, हमने ये अज्यूम किया कि सेंटर ऑफ मास इज आइदर ऑन रेस्ट और इट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर सेंटर ऑफ मास जो है या तो कांस्टेंट हो या सेंटर ऑफ वेलोसिटी, कैपिटल आर डॉट का मैंने 0 अज्यूम किया है, तो उस सूरत में इक्वेशन नंबर 6.9 या लास्ट इक्वेशन जो थी 6.9 इट रिड्यूसेस टू L इज, तो बैठकर आज मैं यहीं पे रोक रहा हूँ कि L इज इक्वल टू हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर माइनस, तो यहाँ देखिए म्यू तो ये तो रिड्यूस मास है, लेकिन R जो है दैट इज द पोजीशन वेक्टर बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2। तो हमने टू बॉडी प्रॉब्लम के दिए हमारे पास लैग्रांजियन है, इट इज द लैग्रांजियन फॉर द पार्टिकल ऑफ मास म्यू मूविंग in a central field by the potential velocity. So therefore we can always reduce the problem of two body to an equivalent to one body problem. अब जो इक्वेशन नंबर 6.7 था या 6. अभी भी 6.7 या 6.8 है, वो टू बॉडी प्रॉब्लम के लिए है। यहाँ m1 और m2 अपेयर होता है, ये टू बॉडी इनिशियली 6.7 और 6.8 जो है लैग्रांजियन है फॉर टू बॉडी प्रॉब्लम फॉर मास m1 एंड m2। लेकिन जब मैंने रिड्यूस मास को चेंज किया तो वो जो दो मासेस थे वो चेंज होके म्यू में चेंज हो गया, तो नाउ इट बिकम्स लैग्रांजियन फॉर ए सिंगल बॉडी प्रॉब्लम हुज मास इज म्यू। क्लियर? तो ये इक्वेशन जो है इट इज कॉल्ड 6.11। तो हालांकि ये 6.7 और 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन 6.8 6.9 जैसे मैं 6.8 और 6.7 मैंने बताया कि वो टू बॉडी प्रॉब्लम है, लेकिन जब मैंने इसको म्यू से जब रिप्लेस किया है नाउ इट बिकम वन बॉडी प्रॉब्लम मूविंग अंडर ए फिक्स फोर्स। तो बैठकर ये इस तरह से हम जो है टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में चेंज कर लेते हैं। अब उसके बाद मैं इनवर्स स्क्वायर लॉ या ग्रेविटेशनल लॉ जो है फोर्स वो डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। सही है?
तो आपने देखा कि टू बॉडी प्रॉब्लम में बाज़ औक़ात हम जो है रिड्यूस मास का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? यस, एनी क्वेश्चन? जी जनाब, आज मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छा, ये स्टूडेंट बहुत कम आ रहे हैं आज, मैं अभी अटेंडेंस को नोट कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? सिर्फ देयर आर ओनली 6 स्टूडेंट। अरीबा है, बाकर अली है, ये कौन है, मालिहा, और मालिहा सिद्दीकी है, और मोहम्मद वजाहत है, उवैस है, और कोई है? और ये है एक और, सर मैं हूँ। क्या नाम है आपका? उम्ना? नहीं, उम्ना एहसान। उम्ना एहसान। तो ये भी आज मैं नोट कर लूँगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों की अटेंडेंस मुझे बनानी पड़ेगी, हाँ, क्योंकि बहुत ही लोग, आप लोग रिलैक्स हो रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये जो चैप्टर मैंने आज स्टार्ट किया है, तो ये गोया टू बॉडी प्रॉब्लम या हम सेंटर फोर्स मोशन कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि टू बॉडी प्रॉब्लम के लिए, वैसे तो टू बॉडी प्रॉब्लम के लैग्रांजियन क्या था, इक्वेशन नंबर 6.7, और कौन सी है, जस्ट अ मिनट, ये मेरे सही है। लेकिन टू बॉडी प्रॉब्लम इक्वेशन नंबर 6.7, 6.8, लेकिन वो है किसके लिए? टू बॉडी प्रॉब्लम के लिए। लेकिन उसको हमने वन बॉडी प्रॉब्लम के लिए हमने इक्वेशन नंबर 6.11 ओपन किया। तो ये इक्वेशन जो है, इट इज इक्विवेलेंट टू इक्वेशन नंबर 6.7 एंड 6.8, सही है। तो टू बॉडी प्रॉब्लम को हम सिंगल बॉडी प्रॉब्लम के तौर पे हमने लेते हैं। असल में यह है, टू बॉडी प्रॉब्लम को हमने रिड्यूस किया वन बॉडी प्रॉब्लम में। तो वन बॉडी प्रॉब्लम, तो इस तरह से बाज़ औक़ात हम जो है इस तरह कहते हैं, स्पेस फ्लाइट डायनेमिक्स में भी करेंगे, क्योंकि जब टू बॉडी प्रॉब्लम कहते हैं तो दोनों का मास आना चाहिए। तो यहाँ बैठ कर हमने दोनों को मास को कंबाइन करके एक मास बना दिया है, विच इज रिड्यूस मास। तो वन न्यू जो है यहाँ, इसको क्या कहते हैं, रिड्यूस मास कहते हैं। तो मैं बैठ के बाद यहीं पे क्लास को स्टॉप कर रहा हूँ। मैं भी अटेंडेंस रजिस्टर घर पे ही बनाता हूँ, एक पेज पे मैं अटेंडेंस लूँगा, हाँ। फिर उसके बाद अब मैं शॉर्ट अटेंडेंस करूँगा। आज के बाद जिसकी भी 50% से कम अटेंडेंस होगी उसको मैं शॉर्ट कर दूंगा, सही है? सबको बता दें, हाँ, क्लियर? तो आज मैं क्लास को भी स्टॉप कर रहा हूँ, बल्कि अभी मैं इसको थोड़ा सा अटेंडेंस में ले रहा हूँ, एक पेज में पार्टिसिपेंट की लिस्ट मेरे पास आ रही है, सही है, ओके। अल्लाह हाफिज़। बस मैं सिर्फ अपना अटेंडेंस नोट कर रहा हूँ।